नमस्कार। आज मैं मुंशी प्रेमचंद्र जी द्वारा रचित कहानी शूद्रा का तीसरा भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि उसके सामने आकाश के कुसुम थे, इसके चारों ओर अनंत अखंड अपार अंधकार था। अब आगे की कहानी। जहाज से उतरते ही एक आदमी ने यात्रियों के नाम लिखने शुरू किए। इसका पहनावा तो अंग्रेजी था, पर बातचीत से हिंदुस्तानी मालूम होता था। गौरा सिर झुकाए अपनी संगिनी के पीछे खड़ी थी। उस आदमी की आवाज़ सुनकर वह चौंक पड़ी। उसने दबी आंखों से उसकी ओर देखा। उसके समस्त शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या स्वप्न देख रही हूँ? आंखों पर विश्वास न आया। फिर उस पर निगाह डाली। उसकी छाती वेग से धड़कने लगी, पैर थर थर कांपने लगे। ऐसा मालूम होने लगा मानो चारों ओर जल ही जल है और उसमें बही जा रही है। उसने अपनी संगिनी का हाथ पकड़ लिया, नहीं तो जमीन पर गिर जाती। उसके सम्मुख वही पुरुष खड़ा था जो उसका प्राणधार था और जिससे इस जीवन में भेंट होने की उसे लेस मात्र भी आशा न थी। यह मंगरू था, इसमें जरा भी संदेह न था। हाँ, उसकी सूरत बदल गई थी। यौवन काल का वह कांतिमय साहस, सदैव छवि नाम को भी न थी। बाल खिचड़ी हो गए थे, गाल पिचके हुए, लाल आंखों से कुवासना और कठोरता झलक रही थी, पर था वह मंगरू ही। गौरा के जी में प्रबल इच्छा हुई कि स्वामी के पैरों से लिपट जाऊं। चिल्लाने का जी चाहा, पर संकोच ने मन को रोका। बूढ़े ब्राह्मण ने बहुत ठीक कहा था। स्वामी ने अवश्य मुझे बुलाया था और आने से पहले यहाँ चले आए। उसने अपनी संगिनी के कान में कहा, बहन, तुम उस ब्राह्मण को व्यर्थ ही बुरा कह रही थी। यही तो वह है जो यात्रियों के नाम लिख रहे हैं। स्त्री, सच खूब पहचानती हो। गौरा, बहन, क्या इसमें भी हो सकता है? स्त्री, तब तो तुम्हारे भाग जग गए, मेरी भी सुधि लेना। गौरा, भला बहन, ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ तुम्हें छोड़ दूँ? मंगरू यात्रियों से बात बात पर बिगड़ता था, बात बात पर गालियाँ देता था। कई आदमियों को ठोकर मारे और कई को केवल गांव का, जिला का नाम न बता सकने कारण धक्का देकर गिरा दिया। गौरा मन ही मन गड़ी जाती थी, साथ ही अपने स्वामी के अधिकार पर उसे गर्व भी हो रहा था। आखिर मंगरू उसके सामने आकर खड़ा हो गया और कुचेष्टापूर्ण नेत्रों से देखकर बोला, तुम्हारा क्या नाम है? गौरा ने कहा, गौरा। मंगरू चौंक पड़ा, फिर बोला, घर कहाँ है? मदनपुर, जिला बनारस। यह कहते कहते हंसी आ गई। मंगरू ने अब कि उसकी ओर ध्यान से देखा, तब लपक कर उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, गौरा, तुम यहाँ कहाँ? मुझे पहचानती हो? गौरा रो रही थी, मुंह से बात न निकलती। मंगरू फिर बोला, तुम यहाँ कैसे आई? गौरा खड़ी हो गई, आंसू पोंछ डाले और मंगरू की ओर देख कर बोली, तुम्ही ने तो बुला भेजा था। मंगरू, मैं तो 7 साल से यहाँ हूँ। गौरा, तुमने उस बूढ़े ब्राह्मण से मुझे लाने को नहीं कहा था? मंगरू, कह तो रहा हूँ, मैं 7 साल से यहाँ हूँ, मरने पर ही यहाँ से जाऊँगा। भला तुम्हें क्यों बुलाता? गौरा को मंगरू से इस निष्ठुरता की आशा न थी। उसने सोचा, अगर सत्य भी हो कि इन्होंने मुझे नहीं बुलाया, तो भी इन्हें मेरा यूँ अपमान न करना चाहिए था। क्या वह समझते हैं कि मैं इनकी रोटियों पर आई हूँ? यह तो इतने ओछे स्वभाव के न थे। शायद दर्जा पाकर इन्हें मद हो गया है। नारी सुलभ अभिमान से गर्दन उठाकर उसने कहा, तुम्हारी इच्छा हो तो अब मैं यहाँ से लौट जाऊँ, तुम्हारे ऊपर भार बनना नहीं चाहती। मंगरू कुछ लज्जित होकर कहा, अब तुम यहाँ से लौट नहीं सकती गौरा, यहाँ आकर बिरला ही कोई लौटता है। यह कहकर वह कुछ देर चिंता में मग्न खड़ा रहा, मानो संकट में पड़ा हुआ हो कि क्या करना चाहिए। उसकी कठोर मुखाकृति पर दीनता का रंग झलक पड़ा। तब कातर स्वर में बोला, जब आ ही गई हो तो रहो, जैसे कुछ पड़ेगी देखी जाएगी। गौरा, जहाज फिर कब लौटेगा? मंगरू, तुम यहाँ से 5 बरस के पहले नहीं जा सकती। गौरा, क्यों? क्या कुछ जबरदस्ती है? मंगरू, हाँ, यहाँ का यही हुक्म है। गौरा, तो फिर मैं अलग मजूरी करके अपना पेट पालूंगी। मंगरू ने सजल नेत्र होकर कहा, जब तक मैं जीता हूँ तुम मुझसे अलग नहीं रह सकती। गौरा, तुम्हारे ऊपर भार बनकर न रहूँगी। मंगरू, मैं तुम्हें भार नहीं समझता गौरा, लेकिन यह जगह तुम जैसी देवियों के रहने लायक नहीं है। नहीं तो अब तक मैंने
तुम्हें कब का बुला लिया होता। वही बूढ़ा आदमी जिसने तुम्हें बहकाया मुझे घर से आते समय पटने में मिल गया और झांसे देकर मुझे यहाँ भर्ती कर दिया। तब से यही पड़ा हुआ हूँ। चलो मेरे घर में रहो, वहाँ बातें होंगी। यह दूसरी औरत कौन है? गौरा। यह मेरी सखी है, इन्हें भी बूढ़ा बहका लाया। मंगरू। यह तो किसी कोठी में जाएंगी, इन सब आदमियों की बाट होगी। जिसके हिस्से में जितने आदमी आएंगे उतने हर एक कोठी में भेजे जाएंगे। गौरा। यह तो मेरे साथ रहना चाहती हैं। मंगरू। अच्छी बात है, इन्हें भी ले चलो। यात्रियों के नाम तो लिखे ही जा चुके थे। मंगरू ने उन्हें एक चपरासी को सौंपकर दोनों औरतों के साथ घर की राह ली। दोनों ओर सघन वृक्षों की कतारें थीं। जहाँ तक निगाह जाती थी ऊँख ही ऊँख दिखाई देती थी। समुद्र की ओर से शीतल निर्मल वायु के झोंके आ रहे थे। अत्यंत सुरम्य दृश्य था, पर मंगरू की निगाह उस ओर न थी। वह भूमि की ओर ताकता सिर झुकाए संदिग्ध चाल से चला जा रहा था, मानो मन ही मन कोई समस्या हल कर रहा था। थोड़ी ही दूर गए थे कि सामने से दो आदमी आते हुए दिखाई दिए। समीप आकर दोनों रुक गए और एक ने हंसकर कहा, मंगरू, इनमें से एक हमारी है। दूसरा बोला, और दूसरी मेरी। मंगरू का चेहरा तमतमा उठा। भीषण क्रोध से कांपता हुआ बोला, यह दोनों मेरे घर की औरतें हैं, समझ गए? इन दोनों ने जोर से कहा मारा और एक ने गौरा के समीप आकर उसका हाथ पकड़ने की चेष्टा करके कहा, यह मेरी है, चाहे तुम्हारे घर की हो चाहे बाहर की। बच्चा, हमें चकमा देते हो? मंगरू। कासिम, इन्हें मत छेड़ो, नहीं तो अच्छा न होगा। मैंने कह दिया मेरे घर की औरतें हैं। मंगरू की आंखों से अग्नि की ज्वाला सी निकल रही थी। वह दोनों उसके मुख का भाव देखकर कुछ सहम गए और समझ लेने की धमकी देकर आगे बढ़े। किंतु मंगरू के अधिकार क्षेत्र से बाहर पहुंचते ही एक ने पीछे से ललकार कर कहा, देखे कहाँ लेके जाते हो? मंगरू ने उधर ध्यान नहीं दिया, जरा कदम बढ़ाकर चलने लगा। जैसे संध्या के एकांत में हम कब्रिस्तान के पास से गुजरते हैं तो हमें पग पग पर यह शंका होती है कि कोई शब्द कान में न पड़ जाए, कोई सामने आकर खड़ा न हो जाए, कोई जमीन के नीचे से कफन ओढ़े उठ न खड़ा हो। गौरा ने कहा, ये दोनों बड़े सोहदे थे। मंगरू। और मैं किस लिए कह रहा था कि यह जगह तुम जैसी स्त्रियों के रहने लायक नहीं है। सहसा दाहिनी तरफ से एक अंग्रेज घोड़ा दौड़ाता आ पहुंचा और मंगरू से बोला, वेल जमादार, ये दोनों औरतें हमारे कोठी में रहेगा। हमारे कोठी में कोई औरत नहीं है। मंगरू ने दोनों औरतों को अपने पीछे कर लिया और सामने खड़ा होकर बोला, साहब, ये दोनों हमारे घर की औरतें हैं। साहब, ओहो, तुम झूठा आदमी, हमारे कोठी में कोई औरत नहीं और तुम दो ले जाएगा, ऐसा नहीं होने सकता। गौरा की ओर इशारा करके कहा, इसको हमारी कोठी पर पहुंचा दो। मंगरू ने सिर से पैर तक कांपते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। मगर साहब आगे बढ़ गया था, उसके कान में बात न पहुंची। उसने हुक्म दे दिया था और उसकी तामील करना जमादार का काम था। शेष मार्ग निर्विघ्न समाप्त हुआ। आगे मजूरों के रहने की मिट्टी के घर थे। द्वारों पर स्त्री पुरुष जहाँ तहाँ बैठे थे। सभी इन दोनों स्त्रियों की ओर घूरते थे और आपस में इशारे करते थे। गौरा ने देखा, उनमें छोटे बड़े का लिहाज नहीं है, न किसी की आंखों में शर्म है। एक भदशैल औरत ने हाथ पर चीलम पीते हुए अपनी पड़ोसिन से कहा, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। दूसरी अपनी चोटी गूंथती हुई बोली, कलोर है ना। मंगरू दिन भर द्वार पर बैठा रहा, मानो कोई किसान अपने मटर के खेत की रखवाली कर रहा है। कोठरी में दोनों स्त्रियां बैठी अपने नसीबों को रो रही थी। इतनी देर में दोनों को यहाँ की दशा का परिचय कराया गया था। दोनों भूखी प्यासी बैठी थी। यहाँ का रंग देखकर भूख प्यास सब भाग गई थी। रात के 10 बजे होंगे कि एक सिपाही ने आकर मंगरू से कहा, चलो तुम्हें एजेंट साहब बुला रहे हैं। मंगरू ने बैठे बैठे कहा, देखो नब्बी, तुम भी हमारे देश के आदमी हो, कोई मौका पड़े तो हमारी मदद करोगे ना। जाकर साहब से कह दो मंगरू कहीं गया है, बहुत होगा जुर्माना कर देंगे। नब्बी, न भैया, गुस्से में भरा बैठा है, पिए हुए है, कहीं मार चले तो बस, इतना चमड़ा मजबूत नहीं है। मंगरू, अच्छा तो जाकर कह दो नहीं आता। नब्बी, मुझे क्या, जाकर कह दूंगा।
पर तुम्हारी खैरियत नहीं कि बंगले पर चला। यही वही साहब थे जिनसे आज मंगरू की भेंट हुई थी। मंगरू जानता था कि साहब से बिगाड़ करके यहाँ एक क्षण भी निर्वाह नहीं हो सकता। जाकर साहब के सामने खड़ा हो गया। साहब ने दूर ही से डांटा, वह औरत कहाँ है? तुमने उसे अपने घर में क्यों न रखा है? मंगरू, हुजूर, वह मेरी ब्याहता औरत है। साहब, अच्छा, वह दूसरा कौन है? मंगरू, वह मेरी सगी बहन है। साहब, हम कुछ नहीं जानता, तुमको लाना पड़ेगा। दो में से कोई। मंगरू पैरों पर गिर पड़ा और रो रो कर अपनी सारी राम कहानी सुना गया, पर साहब जरा भी न पसीजे। अंत में वो बोला, हुजूर, वह दूसरी औरत की तरह नहीं है। अगर यहाँ आ भी गई तो प्राण दे देंगी। साहब ने हंसकर कहा, ओ, जान देना इतना आसान नहीं है नब्बी। मंगरू, अपनी दांव रोते क्यों हो? तुम हमारे घर में नहीं घुसते थे, अब भी जब घात पाते हो जा पहुँचते हो, अब क्यों रोते हो? एजेंट, ओ, यह बदमाश है, अभी जाकर लाओ, नहीं तो हम तुमको हंटरों से पीटेगा। मंगरू, हुजूर जितना चाहे पीट ले, मगर मुझे यह काम करने को न कहे, मैं जीते जी नहीं कर सकता। एजेंट, हम 100 हंटर मारेगा। मंगरू, हुजूर 1000 हंटर मार लें, लेकिन मेरे घर की औरतों से न बोले। एजेंट नशे में चूर था। हंटर लेकर मंगरू पर पील पड़ा और लगा सड़ासड़ जमाने। 10-12 कोड़े मंगरू ने धैर्य के साथ सहे, फिर हाय हाय करने लगा। देह की खाल फट गई और मांस का पर चाबुक पड़ता तो बहुत जब्त करने पर भी कंठ से आर्त ध्वनि निकल आती थी, और अभी 100 में कुछ 15 चाबुक ही